अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, बहुत सी खबरें और अपडेट्स आपके सामने रखने जा रहे हैं इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ज़्यादातर मामला जो है वो ज़ाहिर है इलेक्शन से ही जुड़े हुए हैं। इलेक्शन कैंपेन अब तेज़ तर होती जा रही है तमाम ही जमातों की तरफ से, जैसे ही वक्त कम रह गया है। और अब पीटीआई को भी भले इजाज़त मिले या ना मिले, मुश्किलात हों या ना हों, लेकिन बहरहाल अब दिन इतने कम रह गए हैं कि उनके पास ये वक्त नहीं है कि वो ये सोचते रहें कि अगर बाहर निकले तो क्या होगा। तो अब अल्टीमेटली डू एंड डाई की सिचुएशन है। बाहर तो निकलना पड़ेगा, वोटर के पास तो जाना पड़ेगा। बहुत हद तक कैंपेन 80% तकरीबन इनकी सोशल मीडिया पर ही चल रही है, लेकिन इसके साथ साथ ग्राउंड पर भी बहरहाल जाना ज़रूरी है। और इसमें अब हम देख रहे हैं कि पहले तो केपी में तो खैर अब काफ़ी हद तक मोबिलाइज़ कर लिया था इन्होंने। अब काफ़ी ज़्यादा पंजाब में भी मुख्तलिफ शहरों से रैलियाँ निकालने का सिलसिला, कॉर्नर मीटिंग्स, कन्वेंशंस, तो हर चीज़ जो है वो हमें नज़र आ रही है आहिस्ता आहिस्ता खुलती हुई। आज लाहौर में भी काफ़ी एक्टिविटीज़ हुई हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक जगह है, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है पीएमएलएन का वैसे भी होल्ड है, और जो इस वक्त निगरान हुकूमत है वो पूरी तरह से पीएमएलएन को सपोर्ट करती हुई भी हमें नज़र आ रही है। तो ऐसी सूरत में लाहौर में तो बिल्कुल कोई एक्टिविटी नहीं होने दी जाती, लेकिन आज हमें कुछ एक्टिविटीज़ नज़र आई हैं, उसके ऊपर पुलिस भी नज़र आई है। ये सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बता देती हूँ। सबसे पहले तो जी आपको बताएं कि आज ख़ास तौर पर सबसे पहले जिक्र करेंगे इस बात का कि गुजरावाला से जो लाला असदुल्ला उम्मीदवार हैं पीटीआई के, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। आज लतीफ़ खोसा के बेटे शहबाज खोसा को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। सुप्रीम कोर्ट हैं, वो एडवोकेट हैं और सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया था, लेकिन बादुज़ा उन्हें रिहा भी कर दिया गया। इसी तरह का एक वाक़या आज लाहौर में और पेश आया, जहां पर इसी तरह से अली एजाज भुट्टर साहब जो हैं, जो कि खुद इलेक्शन लड़ भी रहे, इमरान खान साहब के वकील हैं, उनको भी आज गिरफ्तार करने की कोशिश की गई और वहाँ पर भी पुलिस पहुँच गई, जहाँ पर वो कन्वेंशंस कर रहे थे या अपनी कैंपेन कर रहे थे। रोड पर ही मौजूद थे, ऐसी कोई बाकायदा जगह नहीं थी जहाँ पे कोई जलसा किया जा रहा हो, लेकिन वहाँ पर पुलिस ने अचानक से धावा बोल दिया और फिर कुछ लोगों को ऐसा लगा कि गिरफ्तार करने की भी कोशिश की गई। अली एजाज भुट्टर साहब ने यहाँ पर बड़ी दलेरी दिखाई और बजाय इसके कि वो इस पर खौफजदा होते या कुछ पीछे हटने की कोशिश करते, इवन पुलिस मोबाइल पर चढ़ के भी वो इमरान खान वज़ीर आज़म और इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगाते रहे। तो उन्होंने जो एक वो उससे एक करेज दिखाई, उसके बाद जो वहाँ पर वर्कर मौजूद थे वो भी फिर इसी का हिस्सा बन गए और उन्होंने भी ठीक ठाक फिर नारेबाजी शुरू कर दी। कई जगहों पर ऐसे वाक़यात हुए जहाँ पर पुलिस को फिर वहाँ से जगह से जाना पड़ा। तो ये एक अब हमें नज़र आ रहा है ट्रेंड के लाहौर में भी आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ लोग निकल रहे हैं। आज एक और जगह पर लाहौर ही में निश्तर कॉलोनी के पास ये वाक़या भी पेश आया, जहाँ पर इसी तरह से कुछ गिरफ्तारी भी की गई, लेकिन फिर उसके बाद जो वर्कर्स हैं वहाँ पर उन्होंने पुलिस स्टेशन के बाहर ही एहतजाज किया, धरना दे दिया और उसके बाद फिर गिरफ्तारियाँ ख़त्म करनी पड़ी, रिहा करना पड़ा मुख्तलिफ वर्कर्स को। तो ये काफ़ी ज़्यादा आज हमें नज़र आई एक्टिविटीज़, और ये सारा अब जो आँख मचोली का सिलसिला है ये लगता है कि ऑनवर्ड्स कंटिन्यू रहेगा और फर्दर भी इसमें हम चीज़ें देखते रहेंगे। लेकिन एक इसमें जो नाखुशगवार वाक़या पेश आया है वो भी मैं साथ साथ बता दूं। गुजरांवाला में चिन्योट में ये लीगी उम्मीदवार हैं कैसर अहमद शेख, ये अपनी कैंपेन कर रहे थे और इनकी कैंपेन के दौरान ये वहाँ मौजूद थे और कोई और साहब गुफ्तगू कर रहे थे माइक पर, और इसी दौरान एक पत्थर आकर उनके सर पर लगा। तो ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या है कि भले जितनी भी सियासी मुखालिफत हो, आप नहीं उन्हें पसंद करते, कोई मसला नहीं है, लेकिन किसी को भी इस तरह से निशाना बनाना ये बहुत ख़तरनाक काम था। खुदा न खास्ता उन्हें बहुत गहरी चोट लग सकती थी और ये पथराव जो है ये किसी सूरत भी इनकरेज नहीं किया जा सकता। काबिल मुज़म्मत है, ये रवैया बिल्कुल नहीं होना चाहिए और जो भी आपकी मुखालिफत है उसको मुखालिफत तक रखें, उसको दुश्मनी में ना बदलें और ना ही उसको इस तरीके से पथराव वगैरह करना तो बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है। अगर ये काम शुरू हो गया तो फिर आपके भी उम्मीदवार खड़े हुए हैं, फिर दोनों तरफ से अगर इसी तरह की सिलसिले शुरू हो गए तो फिर कौन इलेक्शन कैंपेन कर सकेगा। तो खुदा करके अगर इलेक्शन की तरफ जा ही रहा है मुल्क तो फिर माहौल थोड़ा अमन व अमान का बेहतर रखना होगा और सबको चाहिए कि अपने जज्बात को कंट्रोल में रखें और अच्छी कैंपेन्स करें, एक हेल्दी कैंपेन करें और उसके बाद फिर इलेक्शंस में जाएं और फिर वोट से गुस्सा निकालें। जिसने जो भी गुस्सा निकालना है, जिसको जिस पे भी इंतकाम लेना है, वो वोट से बदला ले, बजाय इसके कि वो एक दूसरे से पत्थर के ज़रिए बदला ले। तो ये बहुत ही कंडेमनेबल है और इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है, ये वाक़यात नहीं होने चाहिए।
अब मैं आ जाती हूँ जी कि एक बड़ी अहम खबर है मेरे पास, वो भी मैं आपको देती हूँ कि मुन्नस इलाही साहब ने भी इंटरव्यू दे दिया है। जी हाँ, मुन्नस इलाही का भी इंटरव्यू रिकॉर्ड हुआ, लेकिन ये क्या इंटरव्यू था और क्यों नहीं चला, इसके ऊपर मैं आपको इनसाइड इन्फॉर्मेशन देती हूँ। लेकिन चूंकि अभी इलेक्शन अपडेट्स चल रही हैं तो उसमें मैं कुछ चीज़ें और ऐड कर दूँ। बिलावल भुट्टो जरदारी भी आजकल बड़े, आपको मालूम है, ज़बरदस्त जलसे कर रहे हैं और हैरत अंगेज़ तौर पर पंजाब में अच्छा रिस्पॉन्स उन्हें मिल रहा है, बेहतर जलसे उन्होंने किए और यही वजह है कि शायद जलसे देखकर उनमें थोड़ा एक आती है आपके अंदर फील कंपटीशन वाली, और आप फील करते हैं कि यार मैं भी यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा हूँ। बिलावल भुट्टो मुसलसल PMLN को और ख़ास तौर पर मियां नवाज शरीफ को तनकीद का निशाना बनाए हुए हैं और काफ़ी ज़्यादा उन्होंने तुंदो तेज़ उनके ऊपर हमले भी किए, लेकिन PMLN की तरफ से कोशिश की जा रही है कि उनके साथ ना उलझा जाए। और कल तो बाकायदा ये खबर भी आई थी कि PMLN की जो सीनियर लीडरशिप है उन्होंने अपने बाकी जो उम्मीदवार हैं उनको मना किया है कि बिलावल की बातों का आप जवाब ना दें, इग्नोर करें। लेकिन बिलावल साहब मुसलसल उन्हें बार बार तंग कर रहे हैं, शैतानी कर रहे हैं, छेड़खानी कर रहे हैं कि जवाब आए। तो ये बज़ाहिर सबको नज़र आ रहा है, बिलावल भी आज जो तनकीद कर रहे हैं ये सारी बातें क्या उन्हें कुछ दिन पहले तक मालूम नहीं थी, जब वो खुद शहबाज शरीफ साहब की कैबिनेट में वज़ीर ख़ारजा थे और पूरी दुनिया के उन्होंने टूर लगाए। उस वक्त तो वो शहबाज शरीफ साहब की बड़ी तारीफ़ करते थे, उनकी स्पीड की बड़ी तारीफ़ करते थे और कहते थे कि जी आप इनसे ज़्यादा हमारे वज़ीर आज़म हैं। तो आज आपको यकदम इन सब में बुराइयां नज़र आना शुरू हो गई हैं, मसले नज़र आना शुरू हो गए हैं। कभी आप उनको हेवन फील्ड के ताने मार रहे हैं, कभी आप उनको महंगाई के ताने मार रहे हैं, कभी आप नवाज शरीफ साहब को ताने मार रहे हैं बुजदिली के। तो ये सारा कुछ बिलावल साहब कर ज़रूर रहे हैं, लेकिन अगेन ये सारा सिर्फ एक टैक्टिक है, इलेक्शन टैक्टिक है। जाहिर है कि आप जब इलेक्शन में आते हैं और पंजाब में जब आप आए हैं तो आपको पता है कि पंजाब में आपका मुकाबला फिर इस वक्त ज़ाहिर तो यही नज़र आ रहा है कि PMLN से ज़्यादा है, क्योंकि PTI तो काफ़ी ज़्यादा इस वक्त मुश्किलात में घिरी हुई है। तो बिलावल साहब जो टारगेट कर रहे हैं वो PMLN को कर रहे हैं और बेसिकली सिंपैथी गेन करना चाह रहे हैं PTI के वोटर की, और उन्हें ये कह रहे हैं कि जो एंटी नवाज वोट है, यानी जो उनका टारगेट इस वक्त नजर आ रहा है वो ये कि जो एंटी नवाज वोट है अगर वो PTI को नहीं पढ़ रहा तो वो पीपल्स पार्टी को पढ़ ले। आप समझ रहे हैं मेरी बात? यानी बिल्कुल इस तरह है कि बहुत सारे वोटर, ये सपोर्टर जो ये समझते हैं कि जनाब हम वोट डाल भी दें फ़ायदा क्या, जीतने तो देना नहीं है। और ये बड़ा एक इसमें अच्छा खासा तबका है जो ये समझता है, या बहुत ज़्यादा तादाद में ऐसे लोग मिलते हैं। आज मेरी खुद बहुत सारे लोगों से बातचीत हो रही थी तो अक्सर लोगों के मुंह पे ये बात थी, भले वो PTI को वोट करना भी चाहते थे तो वो ये कह रहे थे हम कर भी दें तो कौन सा उन्होंने जीत जाना है, उन्हें तो जीतने ही नहीं देना। तो वो जो एक डेस्परेशन फैलाई जाती है और ये कहा जाता है कि जी कोई फ़ायदा नहीं है उधर, भाई उधर तो कबूलियत नहीं है वगैरह वगैरह की जो एक पूरी, तो उसका कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ज़ाहिर है असर भी होता है। और लोग खुद भी यही देखते हैं हमेशा कि जनाब हुकूमत तो सिर्फ उन्हीं की बनती है जिनके ऊपर हाथ होता है, जिनको मुक्तदर ताकतें देती हैं हुकूमत, वही हुकूमत बना सकते हैं, हमारे वोट से थोड़ी हुकूमत बनती है। तो इसलिए बहुत सारे लोग यही सोचते हैं कि जनाब हमें क्या ज़रूरत है जाके वोट डालने की, जब हमारे वोट से किसी ने बनना या बिगड़ना ही नहीं है हुकूमत ने, तो फिर हम क्यों जाके इतनी एफर्ट करें। तो ये आज भी हमें ट्रेंड नज़र आता है और मैं भी आज मुख्तलिफ जगहों पे लोगों से बातचीत कर रही थी तो ऐसे मुझे PTI के वोटर सपोर्टर मिले जो ये समझते थे कि PTI को वोट डालना चाहिए, लेकिन वो कहते थे कि जी क्या फ़ायदा बाजी वोट डालने का, ये तो ज़ाया हो जाएगा। तो एक तो PTI को ऐसे लोगों को भी सोचना है कि इन लोगों को कैसे मोटिवेट करना है कि ये इलेक्शन डे पर आएँ और वोट करें, और ये मत जहन में लाएं कि जनाब हमारा वोट तो ज़ाया हो जाएगा। तो इसी चीज़ का, इसी एक सोच जो ये पनपती है वोटर के अंदर, इसको एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं बिलावल भुट्टो जरदारी, या यूँ कह लें अपने हक में इस्तेमाल करना चाहते हैं। और उन्हें ये बता रहे हैं कि जी आपका वोट उधर तो आप डालेंगे तो शायद पहुँच ना पाए मुतल्लिका मकाम तक, तो अगर आप पीपल्स पार्टी को सपोर्ट कर दें तो आपको इस जुल्म सितम से निजात मिल सकती है जो PMLN के एमा के ऊपर आपके खिलाफ हो रहा है। तो वो सारा जो एक फसाद बरपा है उसका इल्ज़ाम डाल देते हैं PMLN के ऊपर और वो कहते हैं कि जी PMLN के अगेंस्ट जो भी वोटर खड़ा होना चाहता है वो आ जाए फिर पीपल्स पार्टी की तरफ। तो बिलावल भुट्टो इस तरह से कुछ अपनी गेम प्लान कर रहे हैं, लेकिन PMLN स्मार्टली इसको इग्नोर कर रही है और उनका ये ख्याल है, मेरा ख्याल है कि इसके पीछे एक वजह ये भी है कि वो एक मार्जिन रख रहे हैं कि अगर PTI के उम्मीदवार बड़ी तादाद में जीतने में कामयाब हो गए तो इस सूरत में हो सकता है कि ये करना पड़े कि जनाब पीपल्स पार्टी प्लस PMLN प्लस इस्तेहकाम प्लस MQM प्लस JUIF
प्लस जितनी भी पीडीएम की पहले जमातें थी उनके साथ मिलकर दोबारा से पीडीएम की जो 16 महीने की हुकूमत थी उसी टाइप की कोई हुकूमत बनानी पड़ जाए। तो पीएमएलएन ये सोच रही है कि तनकीद में इस हद तक ना जाया जाए कि जहाँ से पीछे आना मुश्किल हो जाए। तो पीएमएलएन का इस वक्त स्टांस ये है कि बिलावल भुट्टो जरदारी को इग्नोर करो। कहीं कहीं छोटी मोटी तनकीद कर देते हैं उनके ऊपर भी कि जी हमें लाहौर जैसा चाहिए, कराची जैसा नहीं चाहिए, ये वो इस टाइप की बातें, लेकिन बहुत ज़्यादा एक जो बैशिंग होती है वो नहीं की जा रही पीएमएलएन की तरफ से पीपल्स पार्टी के ऊपर। तो ये मुझे उसकी वजह ये नज़र आ रही है कि आगे का रास्ता जो है उसको बंद नहीं किया जा रहा कि आगे जब अगर सिचुएशन बने हुकूमत बनाने की तो ये ना हो कि फिर उस वक्त पीपल्स पार्टी के साथ बैठना मुश्किल हो जाए। लेकिन पीपल्स पार्टी बहरहाल एक एंटी नवाज वोट को कैश करना चाह रही है, लेकिन प्रॉब्लम उन्हें भी नहीं होगी। बाद में जब बैठना पड़ेगा बैठ फिर भी वो जाएंगे और कहेंगे जी देखिए अब जमहूरियत के वसीतर मफाद में हमें ये करना तो पड़ ही रहा है, तो वो बैठ फिर भी जाएंगे। बहरहाल ये गेम जो है वो बिलावल साहब चला रहे हैं, लेकिन इसी दौरान उन्होंने नवाज शरीफ साहब को अब मनाजरे का चैलेंज दे दिया है और उन्होंने कहा है कि जी 8 फरवरी से पहले जब चाहें जहाँ चाहें मियाँ साहब मेरे साथ जो है एक मुबाहिसा कर लें और हम सारी जो इश्यूज़ के ऊपर बातचीत है वो करते हैं, पॉलिसीज़ सामने रखते हैं, डिस्कशन करते हैं, अवाम को फैसला करने दें। तो ये उसी तरह का उन्होंने एक चैलेंज दिया है कि जैसे हम देखते हैं कि बैरून ममालिक में होता है, सदारती इलेक्शन में अमेरिका में भी होता है कि जनाब मुबाहिसे होते हैं टीवी के ऊपर और हर कोई इश्यूज़ के ऊपर अपनी अपनी पॉलिसी, अपना अपना प्लान और अपने अपने आइडियाज़ के साथ आता है। तो वैसे तो ये एक बहुत हेल्दी एक्टिविटी है, मेरे ख्याल से ऐसा होना चाहिए ताकि एक पढ़ी लिखी किस्म की कैंपेन हो। हमारे यहाँ ज़्यादातर कैंपेन क्या होती है, एक वो होते हैं ना, यानी क्या कहना चाहिए, जगह डाकू टाइप कैंपेन होती है, फिल्मी हीरोइक किस्म के डायलॉग्स के साथ होती है, इमोशनल बातें की जाती हैं नॉर्मली और प्रैक्टिकल बातें ज़रा कम की जाती हैं, पढ़ी लिखी गुफ्तगू ज़रा कम की जाती है, आमियाना ज़बान में मुखालिफिन को लताड़ा जाता है, ये वो, तो इस तरह की कैंपेन होती है। तो मेरा ख्याल है कि जैसे जैसे वक्त बदल रहा है एक अच्छी पढ़ी लिखी डिबेट होनी चाहिए और कैंपेन में भी ये चीज़ें अगर आएँ तो आमने सामने मुनाजरे कराएँ और फिर ये तमाम पार्टीज़ अब हुकूमतें कर चुकी हैं और अपनी अपनी हुकूमत के बल पर जो जो इन्होंने किया है उसका लगा के लेके आएँ, बनाकर अपना सारा सेटअप कि जनाब ये हमने किया है और फिर फैसला आवाम करें कि जी किसकी क्या कारकर्दगी है। लेकिन प्रॉब्लम हमारे मुल्क में ये है कि हमारा जो इलेक्शन है वो कारकर्दगी की बेस के ऊपर कम ही जज किया जाता है। ज़्यादातर हमारे यहाँ मसाइल इतने और ज़्यादा होते हैं कि अब देखिए आपके पीटीआई के पास बहुत इस पे बात होनी चाहिए थी कि पीटीआई ने अपनी हुकूमत में क्या किया, पीएमएलएन ने अपनी हुकूमत में क्या किया, पीपल्स पार्टी ने अपनी हुकूमत में क्या किया। लेकिन अब सारा बयानिया जो है वो इस पे बन गया है कि जो 16 महीने में पीटीआई के साथ हुआ उसकी वजह से कारकर्दगी पे कोई बात नहीं हो रही, सारा इस पे मामला आ गया है कि वोट जो है वो एंटी इमरान है या प्रो इमरान है। तो ये इस पे सारा नैरेटिव जो है वो खड़ा हो गया इलेक्शन का। तो इसी तरह से हर इलेक्शन में हमें इसी तरह की मामला देखने को मिलते हैं। पीएमएलएन ने भी 2018 में वोट को इज्जत दो का बयानिया उठा दिया था। इसी तरह से हर इलेक्शन में हमें नज़र आता है कि जो चीज़ें हैं वो जिसके साथ भी जिसको लग रहा होता है कि इस्टेब्लिशमेंट ने उसके साथ कोई ज़्यादती की है तो वो उसी के खिलाफ एक एंटी इस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव के साथ ही मैदान में उतरता है। तो कारकर्दगी की बुनियाद के ऊपर बड़ा कम ही होता है कि इलेक्शन जो है वो लड़ा जाए या उसके ऊपर चीज़ें फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ डिस्कस हों। पीटीआई के ऊपर बड़ी तनकीद भी हो रही थी कुछ दिन पहले तक कि जी यूनिवर्सिटी नहीं बनाई या कोई अस्पताल नहीं बनाया। तो इसके ऊपर बड़ा उन्होंने एक वेल रिसर्च किस्म का पूरा कंटेंट बनाया है और उसको डिस्कस भी कर रहे हैं। कुछ सहाफ़ी भी उसकी बिल्कुल पॉइंट आउट कर रहे हैं कि जी काम हुआ है पीटीआई के दौर में। और बल्कि मैं हैरान हो रही थी इंटरेस्टिंगली कि काफ़ी ज़्यादा तादाद में पता चल रहा है कि जी उन्होंने लिया में, डीजी खान में, पिंडी में और पेशावर के कई जगहों पर यानी केपी में कई जगहों पर, रहीम यार खान में, संभड़ियाल, सियालकोट में, मुल्तान में, अटक में, इन तमाम जगहों पर मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स बनाए हैं या यूनिवर्सिटीज़ बनाई हैं और 20-20 की तादाद बताई जा रही है कि मुख्तलिफ इलाकों में या तो कंप्लीट हुई या अंडर कंस्ट्रक्शन हैं या उनकी अप्रूवल हो चुकी हुई है या इस तरह की चीज़ें। तो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स जो हैं वो गिनवाए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। इस पर मेरी 2 ऑब्जर्वेशन है। पहली बात तो ये कि वैसे इमरान खान को ये ताना मारना कि जी उन्होंने कोई हॉस्पिटल नहीं बनाया अपने दौर में, तो ये बड़ी अजीब सी मुझे बात लगती है, इसलिए कि भाई उसने तो उस वक्त हॉस्पिटल बना दिया था जब वो हुकूमत में भी नहीं था
और उसने उस वक्त हॉस्पिटल बना दिया था और फ्री हॉस्पिटल बना दिया था कि जिस वक्त उसको पता भी नहीं था कि उसने सियासत करनी है। तो आप उससे क्या गिला कर रहे हैं? वो सियासत में आए बगैर भी इस कौम के लिए बहुत सारे काम कर रहा था सोशल वेलफेयर के जिसमें वो कौम की भलाई कर रहा था। तो उसको कौम के भले के लिए कोई ये मोहताजी नहीं थी कि उसने सियासत में आकर ही ये काम करना है, वो उससे पहले भी कर रहा था। तो ये एक अजीब सा ताना है जो इमरान खान को आप मार रहे हैं कि भाई आपने हॉस्पिटल नहीं बनाया। तो हॉस्पिटल शौकत खानम वो बहुत पहले बना चुके थे, अस्पताल जब वो इक़्तिदार में भी नहीं आए थे। तो बहरहाल इसके अलावा भी इक़्तिदार में उन्होंने इतनी चीज़ें बनाई, लेकिन इसके ऊपर मैं ये ज़रूर बात कहूँगी कि ख़ुद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की भी इसमें आप कमी कह लें, कोताही कह लें, या हालात इस तरह के बन गए कि वो अपनी जो एक कैंपेन होनी चाहिए थी कारकर्दगी के ऊपर, वो उसको उस तरह से हाईलाइट ही नहीं कर सके कारकर्दगी को। बाकी सब चीज़ें तो वो कर रहे हैं जी, हकीकी आज़ादी, वोट को इज़्ज़त दो, या जो भी एक फस्तायत जारी है उसके खिलाफ, ये सब कानून की हुक्मरानी, इस ये एब्स्ट्रैक्ट के ऊपर बात कर रहे हैं, लेकिन जो उनकी अपनी परफॉर्मेंस है उस तरीके से उसके ऊपर डिस्कशन होती भी नहीं है, और उन्होंने भी उस तरह से हाईलाइट नहीं की। वरना हमें खुद नहीं पता था कि इतनी यूनिवर्सिटीज़ जो है वो बन चुकी हैं। तो ये बड़ा लेट इन्होंने किया है मेरे ख्याल से। जब ये बन रही थी उसी वक्त इस पर बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया जाना चाहिए था, ताकि पता हो कि भाई ये काम हुए। वरना मुखालफिन के तो मुँह पे हम यही बात सुनते हैं कि एक ईंट नहीं लगाई, एक ये नहीं किया, एक वो नहीं किया। तो आपने इस चीज़ को उस वक्त से क्यों नहीं हाईलाइट किया? ये मेरा ख्याल है कि पीटीआई के भी जो सोशल मीडिया और चीज़ों में लगे रहते हैं, लेकिन इसके तरफ उनका ध्यान इस तरह से गया नहीं। लेकिन बहरहाल अच्छा है कि जो पीटीआई की हुकूमत की माशी कारकर्दगी है उसके ऊपर भी चीज़ें फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ लाई जाएं कि कोरोना के बावजूद भी क्या पीटीआई ने किया, और क्या वाकई पीएमएलएन के दौर में ज़्यादा बेहतर हालात थे मईशत के, और इसी तरीके से इन्होंने क्या प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, उन्होंने क्या प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। तो ये चीज़ें बिल्कुल डिस्कस होनी चाहिए। जहाँ तक ये एक बात है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो ये बात अपना नैरेटिव है और ये अवाम में अपनी एक साख बना चुका हुआ है। लेकिन इसके साथ परफॉर्मेंस के ऊपर भी जब बात आए तो फिर सबकी परफॉर्मेंस भी जज होनी चाहिए। तो अब अनफॉर्चुनेटली हमारा ज़रा सारा डिज़ाइन ही अलग किस्म का है इलेक्शन का, तो इसलिए फिर ये चीज़ें काफ़ी पीछे चली जाती हैं। लास्टली बस जी मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूं कि मुन्निस इलाही साहब ने भी एक इंटरव्यू रिकॉर्ड करवा दिया है, और ये इंटरव्यू उन्होंने रिकॉर्ड कराया है मुनीफ फारूक साहब को। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये उस टाइप का कोई इंटरव्यू है जो उस्मान डार ने करवाया रिकॉर्ड, या फिर सदाकत अब्बासी ने, तो ऐसा नहीं है। ये एक नॉर्मल इंटरव्यू था जो उन्होंने दिया है मुनीफ फारूक को, जैसे कोई भी इस वक्त मुख्तलिफ रहनुमा दे रहे हैं। और उन्होंने इसमें ज़ाहिर है इलेक्शन के ऊपर ज़्यादा बातचीत की है, और बहुत सारी चीज़ों के ऊपर जो है उन्होंने बात की। लेकिन ऐसा कोई ख़तरनाक उनका स्टेटमेंट किसी भी हवाले से नहीं है इस इंटरव्यू में मौजूद। और जहाँ तक ये बात अगर आप कहें कि जी वो कोई पीटीआई के ख़िलाफ़ उन्होंने इंटरव्यू दिया, तो ऐसी भी उसमें कोई ख़ास बात नहीं है। वो पीटीआई की बिल्कुल पार्टी पॉलिसी के साथ ही वो सारी बात की, और इलेक्शन के ऊपर जो है मामलात उसके ऊपर बात की कि ज़ाहिर है जिस तरह से पीटीआई का रास्ता रोका गया, और जो वो वैसे भी वीडियोज़ में बात करते रहते हैं। लेकिन उनका ये इंटरव्यू चलने नहीं दिया गया। ये जब मैंने कंफर्म करने की कोशिश की तो पता ये चला कि इंतज़ामिया की तरफ से ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ कि उनका इंटरव्यू रोका गया हो, बल्कि ना सिर्फ ये बल्कि ये भी कि इंतज़ामिया को इल्म था कि ये इंटरव्यू रिकॉर्ड हुआ है, और उनकी मर्ज़ी के साथ ही ये इंटरव्यू रिकॉर्ड हुआ है। और ये बिल्कुल चलने से थोड़ी देर पहले जो है हलचल मची, और फिर वहाँ से जहाँ से फ़ैसले होते हैं वहीं से इंटरव्यू को नहीं चलने दिया गया, और अल्टीमेटली ये फिर इंटरव्यू रोक दिया गया। तो मुन्निस इलाही ने भी इसकी तस्दीक कर दी अपने ट्विटर के ऊपर कि उन्होंने ये रिकॉर्ड करवाया था। लेकिन मैं आपको इसके कंटेंट के हवाले से कुछ चीज़ें बता रही हूँ कि उन्होंने इलेक्शन कैंपेन के ऊपर जो एक जुल्म जारी है, जो केसेस इनके ऊपर बनाए गए हैं उनके ऊपर, और एक जो उन्होंने इंपॉर्टेंट बात की थी इस इंटरव्यू में, वो भी मैं आपको बता दूँ कि उन्होंने कहा कि जब उनसे ये पूछा गया, इस बारे में बात हुई पाकिस्तान वापसी के बारे में, तो उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल पाकिस्तान वापस आने के लिए तैयार हूँ। मुझे केसेस भी फेस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे वो नैब के केसेस हों, एंटी करप्शन के हों, किसी भी तरह के केसेस हों, मैं वो भी फेस करने के लिए तैयार हूँ। मुझे जेल जाने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सिर्फ इस बात की गारंटी होनी चाहिए कि लापता ना किया जाए, क्योंकि जो लापता होके कुछ होता है वो यानी जाहिर है आप हर कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन अगर कानूनी तरीके से
अदालतों के अंदर मामलात चलें तो कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। जैसे वालिद साहब उनके जेल काट रहे हैं तो मैं भी काट सकता हूँ। तो ये एक इम्पॉर्टेंट उन्होंने बात की इस इंटरव्यू में। और बाकी उन्होंने ये ज़रूर कहा कि इमरान खान साहब को कुछ गलत मशवरे ज़रूर दिए गए, इमरान खान साहब के जो करीबी लोग थे उनमें से, और बाद में वो फिर मशवरे देने वाले टिके भी नहीं आसपास और फ़ौरन भाग भूग गए। तो अब आप बाकी खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि किसके बारे में वो बात कर रहे होंगे। लेकिन बहरहाल वो पीटीआई के साथ हैं, डट के खड़े हुए हैं और उनका यही कहना है कि वो खान के साथी हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।